हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 15, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के कंटिन्यूशन में है। क्लास नंबर 13 में हम डिस्कस कर चुके थे कंजम्पशन फंक्शन, क्लास नंबर 14 में हम डिस्कस कर चुके थे सेविंग फंक्शन, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन बेसिकली यहाँ पे आपने पूरे के पूरे टॉपिक को आज आपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझना है प्राइवेट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारी प्राइवेट सेक्टर, जो हमारा फर्म सेक्टर होता है, टोटल जैसे हमारे 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो जो फर्म सेक्टर होता है उसमें प्राइवेट फर्म सेक्टर के हिसाब से आपने इस टॉपिक को समझना है। तो हमारी कंट्री में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने का, किसके ऊपर, क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, मतलब जो प्राइवेट फर्म्स डिसाइड कर रही हैं कि आगे आने वाले 1 साल में हम इतना पैसा खर्च करेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, अपने बिजनेस की नई कैपिटल एसेट्स को बनाने पर। जैसे प्राइवेट फर्म डिसाइड कर रही हैं कि भाई हम अपने आगे आने वाले 1 साल में इतनी लैंड खरीदेंगे, आगे आने वाले साल में हम बिल्डिंग खरीदेंगे, आगे आने वाले 1 साल में हम प्लान कर रहे हैं कि हम मशीनरी खरीदेंगे, या आगे आने वाले 1 साल में हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो रॉ मटेरियल हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है। तो इन सारी की सारी असेट्स पर जो प्राइवेट फर्म्स प्लान कर रही हैं अपना पैसा खर्च करने का, अपनी असेट्स को बनाने का, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल लो या इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोल लो। और इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो पर्पज़ होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को बढ़ाना। हर फर्म चाहती है कि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, आउटपुट बढ़े, और उसके आउटपुट के बढ़ने से क्या होता है कि इंटायर इकोनॉमी में भी आउटपुट बढ़ेगा, उसकी खुद की कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ने से क्या होगा, कंपनी का सेल प्रपोर्शनेट बढ़ेगा, प्रपोर्शनेट सेल बढ़ेगी तो कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगा। और कंट्री की इकोनॉमी में जब कंट्री की इकोनॉमी में जब आउटपुट बढ़ेगा तो कंपनी में इनकम भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो कंट्री को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन, द एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स बाय द प्राइवेट फर्म्स। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने तरह का होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो फर्म कंडीशन बेस्ड तरीके से इन्वेस्ट करती है। कंडीशन बेस्ड का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने ये सोचा कि अगर हमें आगे आने वाले 1 साल में इतना अगर प्रॉफिट होगा तो हम इतना बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये नई मशीनरी खरीदेंगे या नई बिल्डिंग खरीदेंगे या नई ज़मीन खरीदेंगे। तो जहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट एक्शन में आती है, हमारी इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉफिट के बेसिस पर, कि अगर हमें हमारा मान लो इन्वेस्टमेंट, हमारी इनकम अगर बढ़ी फ्यूचर में, अगर हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। अगर फ्यूचर में हमारी इनकम गिरी, प्रॉफिट गिरा, तो हम इन्वेस्टमेंट को गिराएंगे। तो इसका मतलब जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इन्वेस्टमेंट हमारी प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द इनकम लेवल। जो हमारा इनकम का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और गिरती है, इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है या कम लगाई जाती है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको लगा कि फ्यूचर में हमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उसमें से आपने प्लान किया कि अगर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो हम उसमें से 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट अफेक्टेड by change in the level of income and it is not induced slowly by the profit motive। प्रॉफिट मोटिव के पर्पज़ से ये पैसा नहीं लगाया जाता। कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करना, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, ठीक है, अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज़ करना, बिज़नेस को मॉडर्नाइज़ करना, ठीक है। तो ये हमारा जो कुछ हमारी नई टेक्नोलॉजी को बिज़नेस में लेकर आना, जो कि कंपटीशन को बनाए रखने के लिए, कंपटीशन को हराने के लिए जो कंपटीशन आपके बिज़नेस में बना हुआ है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपलसरी होता है करना। वो प्रॉफिट को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, वो इन्वेस्टमेंट करना कंपनी के लिए कंपलसरी होता है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिन्हें टाइम टू टाइम हमें करना ज़रूरी होता है, प्रॉफिट हो या ना हो, हमें उससे अलग हट के सोचना होता है, प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना होता। तो इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ ऐसी हमें रखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, जो प्रॉफिट के अलावा हट के हमें बिज़नेस में ज़रूरत होती है, कंपलसरी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट डिपेंड्स अपॉन इनकम। इनकम के ऊपर डिपेंड होती है कि इनकम जैसे जैसे राइज़ करेगी इन्वेस्टमेंट वैसी वैसी राइज़ करेगी।
अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट हैज़ नो कंसर्न विद इनकम, इट इज़ इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट होती है। कंपनी अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, नई मशीनरी लाने के लिए, बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को लेकर आने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो बेसिकली जो प्राइवेट फर्म्स में तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ना के बराबर होती है। जो इंड्यूज इन्वेस्टमेंट होती है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। तो देखो जैसे इसमें लिखा ही हुआ है, इट इज़ जनरल, इट इज़, पहले हम ये दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इट इज़ नॉट इनकम इलास्टिक, ये इनकम इलास्टिक नहीं होती है, ठीक है। इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। ये अपने हिसाब से जो हमने डिसाइड किया है उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इनकम चाहे हमारी कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये उसी हिसाब से इन्वेस्ट होगी जितना हमने प्लान किया है। इट इज़ जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर जनरली करती है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट को अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी होती हैं, तो चाहे गवर्नमेंट को उसमें फ़ायदा हो चाहे ना हो। जैसे अगर मान लीजिए एयरलाइंस की अगर हम बात करें, अगर हम रेलवे की बात करें, या हम एजुकेशनल सोसाइटीज़ की बात करें, स्कूल्स की, हॉस्पिटल की बात करें, तो गवर्नमेंट इनमें जब पैसा लगाती है तो ये नहीं सोचती कि ये हमें कितनी रिटर्न्स देंगे। तो जहाँ पर रिटर्न्स को ध्यान में ना रखकर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व मूव्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ आपका कर्व बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पॉजिटिवली आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, तो 90 डिग्री पे आपका कर्व बनेगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व रिमेन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल में इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जो एक्स एक्सिस है जिस पे इनकम है उसके पैरेलल है, तो पैरेलल को समझ लीजिए कि चाहे इनकम बढ़े चाहे गिरे, इन्वेस्टमेंट अपने उसी पैरेलल वे में रहेगी, वैसी वर्टिकल बनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल बनी रहेगी। मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकम का हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब किसी भी असेट्स में पैसा लगाते हैं, फिक्स असेट्स में, चाहे हमारा लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, किसी भी चीज़ में जब हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम कौन सी बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, कहीं भी किसी भी असेट्स में पैसा लगाने से पहले आप दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें। दो चीज़ों को ध्यान में रखें। इन दोनों बातों का ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से आइडिया लगा पाएंगे कि उस इन्वेस्टमेंट में, उस प्रोजेक्ट में पैसा हमें लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। पहला, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पहले भी इन्वेस्टमेंट तो की होगी, अगर आप अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से आप आइडिया लगाइए कि आपको कितनी रिटर्न्स आएगी। अगर मान लीजिए कि मैं 1 लाख की मशीनरी खरीद रहा हूँ, तो 1 लाख की मशीनरी मुझे 1 महीने में कितना रिटर्न्स देगी, कितना पैसा कमा कर देगी, उसे बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में लगाया है, अगर वही पैसा आप कहीं से बोरो करते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए वो पैसा आपने कहीं से बोरो किया, मान लीजिए आप अपना पैसा नहीं लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वो पैसा बोरो करोगे, तो वो पैसा जितना आप अपने प्रोजेक्ट में लगाओगे उसको अगर आप बोरो करते हो तो उसके ऊपर आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि वो मशीनरी आपको 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपये के ऊपर 10,000 रुपये कमा कर देगी, और आपने जो पैसा 1 लाख रुपये लगाया वो मान लीजिए आपने बाहर से ब्याज पे उठाया, पैसा इंटरेस्ट पे उठाया, और वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है 9,000 रुपये। तो आपको 10,000 रुपये मशीनरी कमा कर दे रही है और 9,000 रुपये आपको ब्याज देना है। तो आप इसका मतलब क्या हुए, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हुए, क्योंकि 10,000 रुपये आपके पास आएंगे मशीनरी से कमा कर, और उसमें से 9,000 रुपये आपके ब्याज के जाएंगे जो आपने 1 लाख रुपये मशीनरी के लिए उधार लिया है। तो इसका मतलब 1,000 रुपये अब भी आपके पास बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों बातें होती हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो आप बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस पर कितनी रिटर्न्स आपको मिलेंगी। तो उस रिटर्न्स को निकालने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उसका प्राइस कितना होगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। दूसरा, पर्सपेक्टिव यील्ड। पर्सपेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कि वो सप्लाई प्राइस जो कॉस्ट आप उठाने जा रहे हैं, जो मशीनरी आप खरीदने जा रहे हैं, वो मशीनरी आपको कितना रिटर्न्स देगी, वो होता है पर्सपेक्टिव यील्ड्स। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते समय हमें किस तरीके से क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो सिंपल ही आपको पता ही होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं इसे, कि जो पैसा आप बाहर से बोरो कर रहे हो उसके ऊपर आपको कितना % ब्याज देना पड़ेगा। इट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर हम बिजनेस में पैसा तो लगाएंगे, अपना लगाएं चाहे बाहर से लगाएं, पैसा तो पैसा ही लगाना पड़ता है, ठीक है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो पैसा आप अपने प्रोजेक्ट में लगाने जा रहे हैं, अगर वो पैसा बाहर से बोरो करते हैं तो आपको वो पैसा कितनी कॉस्ट पे पड़ेगा, आपको उसके ऊपर कितना ब्याज देना पड़ेगा। लास्ट में एक आपके लिए वो है कि एक सजेशन है कि द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैन बी वर्कड आउट बाय कंपेयरिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही कह रहा है कि किसी भी इंसान को, किसी भी फर्म को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते समय उसको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। दोनों को कंपेयर करने के बाद जो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा उसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। तो मार्जिनल एफिशिएंसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशन होना चाहिए? अगर आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि जिस मशीनरी को आप ख़रीद रहे हो, अगर वो आपको पैसा जितना कमा के दे रही है और जिस हिसाब से आपने उस मशीनरी में पैसा लगाया है उसके ऊपर जो ब्याज आपको मार्केट में देना है वो ब्याज आपको कम देना है, तो समझ लीजिए, मान लीजिए मशीनरी आपको 10% रिटर्न दे रही है और जो पैसा आपने मशीनरी पे लगाया है बाहर से उठाकर ब्याज पे लेकर, वो आपने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 9%। तो आपके पास रिटर्न आएगी 10% और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 9%। इसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट आपको पड़ रही है 9% और रिटर्न प्रॉफिट आपको पड़ रहा है 10%। तो मार्जिनल प्रॉफिट कितना हो गया? 1% का। तो इसका मतलब आपकी सिचुएशन प्रॉफिटेबल है। या फिर अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है तो भी सिचुएशन एक नॉर्मल रहती है कि वहाँ पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। लेकिन उससे होता ये फ़ायदा है कि कम से कम आपके बिज़नेस में एक नया प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, उससे होगा क्या कि आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि अगर कंट्री में लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कंट्री का भी आउटपुट बढ़ेगा, कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एटलीस्ट कम से कम कंपनी प्रॉफिट में ना जाके कंपनी के प्रोडक्टिविटी में तो फ़र्क पड़ेगा। कंपनी प्रोडक्शन तो ज़्यादा करेगी, कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, कंपनी का आउटपुट ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं प्रॉफिट में सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हुआ कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न्स जो है, मशीनरी आपको पैसे कम कमा के दे रही है और जितना पैसा आपने मशीनरी में लगाया है उस पर ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आप लॉस में आ जाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस एग्जांपल को देखिए, ये एक एग्जांपल है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें अब किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर पैसा लगाना चाहिए। पहला, इफ़ अ कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीनरी, एक कंपनी ने डिसाइड किया, प्लान किया कि हम अपनी पुरानी मशीनरी को हटाकर एक नई मशीनरी लेकर आएंगे 10,000 रुपये की। ठीक है, एक नई मशीनरी लेकर आएंगे 10,000 रुपये की और पुरानी मशीनरी को हटा देंगे। दिस मशीन इज़ एक्सपेक्टेड टू यील्ड रिसिप्ट ऑफ ₹1,200 पर मंथ। और हमने ये उम्मीद लगाई, हमने ये आइडिया लगाया कि वो मशीनरी हमें एक महीने में 1,200 रुपये कमा कर देगी और उस मशीनरी को चलाते समय उसके मेंटेनेंस पे हमारा खर्चा 200 रुपये पर मंथ आएगा। फॉर दैट पर्पज़ कंपनी डिसाइडेड टू बोरो फंड फ्रॉम द मार्केट। कंपनी ने डिसाइड किया कि इस मशीनरी को खरीदने के लिए हम बाहर से पैसा उठाएंगे 10,000 रुपये ब्याज पे, और वो ब्याज का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 9% पर मंथ है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है? पर मंथ 9%। हमारे ओपिनियन के हिसाब से क्या हमें इस इन्वेस्टमेंट में, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए? चलिए, इसका एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, वो टोटल हमारे 5 स्टेप्स हैं। उन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए नहीं चाहिए वो आप आइडिया ले सकते हो। पहला स्टेप, सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कि वो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे आप मशीनरी को खरीदने जा रहे हो, असेट्स को या प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहे हो, वो कितना है? 10,000 रुपये, क्योंकि मशीनरी 10,000 रुपये की है। वो मशीनरी आपको नेट कितना पैसा कमा के देगी, जिसको हम बोलते हैं नेट पर्सपेक्टिव यील्ड, स्टेप नंबर 2। तो वो मशीनरी हमें कितना कमा कर देगी? 1,200 रुपये हमें कमा कर देगी, 200 रुपये उस पर खर्चा होगा, तो नेट हमें 1,000 रुपये कमा कर देगी। अब हम निकालते हैं स्टेप नंबर 3, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वो मशीनरी हमें परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो कितना रिटर्न देगी। तो नेट पर्सपेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस, 1,000 रुपये वो कमा कर देगी 10,000 रुपये के ऊपर, तो कितना परसेंट कमा के देगी? 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न्स, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न्स कितनी होगी? 10%। स्टेप नंबर 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी हम इसे जिसे बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कह लो, वो कितनी है? 9%। इसका मतलब स्टेप नंबर 5 हमें क्या समझ के आया? कंक्लूजन क्या निकल के आया स्टेप नंबर 5 में? कि जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10%। मतलब मशीनरी हमें 10% रिटर्न देगी, 10% प्रॉफिट देगी, और हमें उस जो मशीनरी में पैसा लगाया है उसका ब्याज हमें 9% देना पड़ेगा। तो इसका मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट।
सो कंक्लूजन इज़ दैट इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो हमें ये बताता है कि कंट्री में जो हमारी फॉर्म्स हैं वो कितना प्लान कर रही हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने फिक्स असेट्स में, अपनी असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए कितना प्लान कर रही हैं इन्वेस्टमेंट में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.